कुशल राजनेता, विशुद्ध राजनीतिज्ञ, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के महामंत्री स्वतंत्र देव सिंह अपनी कार्यशैली से पहचाने जाते हैं। आज से लगभग 53 वर्ष पूर्व उत्तर प्रदेश जिला मिर्जापुर के रहने वाले अल्लर सिंह श्रीमती रामा देवी के घर 13 फरवरी सन 1964 को स्वतंत्र देव सिंह का जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिर्जापुर गांव में हुई और बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी से जीव विज्ञान में बीएससी किया। साल 1986 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और संघ प्रचारक के रूप में कार्य करने लगे। साल 1988-89 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री बने। कड़ी मेहनत, संघर्षशील स्वभाव के कारण संगठन में बहुत लोकप्रिय हुए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। साल 1991 में भाजपा कानपुर की युवा शाखा के युवा मोर्चा प्रभारी बने। साल 1994 में बुंदेलखंड भाजपा युवा मोर्चा के प्रभारी बने और विशुद्ध राजनीतिज्ञ के रूप में राजनीति में अपना स्थान बनाया। साल 1996 में उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा के महामंत्री बने। अपने कुशल नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाने के कारण पुनः साल 1998 में भाजपा युवा मोर्चा का महामंत्री बनाया गया। साल 2001 में भाजपा युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने। इनके समर्पण को देखते हुए साल 2004 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य बने। इसी वर्ष भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश महामंत्री बने और चीन में हुए यूथ कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। साल 2009 में भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी की रैली के प्रमुख कर्ता धर्ता बने। बगैर किसी लालसा के पार्टी द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को निभाते रहे। उत्तर प्रदेश में भाजपा की प्रत्येक रैली, धरना प्रदर्शन और चुनावी रणनीति बनाने में इन्हें महारत हासिल है। साल 2014 में लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की होने वाली सभी रैलियों का सफलतापूर्वक संचालन किया। उत्तर प्रदेश के गांव, गरीब किसान और विद्यार्थियों का विकास और विकसित प्रदेश बनाना इनका सपना है। प्रदेश भाजपा के चुनाव अधिकारी रहते हुए और प्रदेश के सदस्यता प्रमुख रहते हुए अनेक लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाकर पार्टी को मजबूत किया। व्यक्तिगत रूप से बिना किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले परिवार से संबंधित जमीनी नेता, अच्छे वक्ता, भाषण कला में प्रवीण, कुशल मंच संचालक, हिंदी भाषा पर अच्छी पकड़ रखने वाले, मिलनसार, असाधारण प्रतिभा के धनी स्वतंत्र देव से आइए करते हैं एक मुलाकात आज की शख्सियत में अनुराग श्रीवास्तव के साथ। स्वतंत्र जी, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। स्वतंत्र जी, आप पिछले 30 वर्ष से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और आरएसएस के प्रति लोगों की अजीब धारणाएं हैं, कहीं गलत कहीं सही है। कुछ आप बताएंगे आरएसएस के बारे में? आरएसएस एक तरह के सामाजिक संगठन और गरीबों यानी देश के राष्ट्र की चिंता करने वाला संगठन है। यानी आरएसएस के बारे में लोगों ने धारणा जो लगाते हैं वो गलत लगाते हैं। आरएसएस न किसी पार्टी का है न किसी व्यक्ति का है, एक राष्ट्र का और समर्पित कार्यकर्ताओं की एक टीम है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और संघ के जो स्वयंसेवक हैं और देश के गौरव अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर भाई नरेंद्र मोदी तक जो संघ से जुड़े हुए राजनीतिक क्षेत्र में आए। दो ही सपना है, एक पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को मान मिले, सम्मान मिले, भरपेट भोजन मिले। दूसरा सपना है कि राष्ट्र परम वैभवशाली संपन्न भारत का निर्माण और पूरी दुनिया भारत माता के चरणों में नतमस्तक हो। ये धारणा ये भी है कि अल्पसंख्यक के खिलाफ है आरएसएस। आप कभी नहीं देखे होंगे अल्पसंख्यक के खिलाफ। केवल हम लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं और राष्ट्रवाद की बात करने से कोई विरोधी अपने को माने तो अलग है, लेकिन हिंदुस्तान में रहने वाले सभी लोगों की चिंता आरएसएस करता है और एक तरह राष्ट्रवादी संगठन है और समाज के सभी वर्गों का। यानी कहा जाए संघ न होता 1925 में तो छुआछूत समाप्त न होता। आप एक गरीब किसान परिवार से आए हैं और आज एक भाजपा के बड़े स्थापित नेता हैं, तो बहुत संघर्ष किया होगा आपने। क्या है, संघ का स्वयंसेवक बनने के बाद एक यात्रा शुरू हुई और विद्यार्थी परिषद से लेकर राजनीतिक क्षेत्र में युवा मोर्चा और युवा मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी, फिर प्रदेश अध्यक्ष और आरएसएस विद्यार्थी परिषद में रहने से क्या हुआ, संगठन का थोड़ा मर्म, मतलब संगठन के सिस्टम को हम लोग जानते हैं, संगठन चलाने की क्षमता है
और कार्यकर्ताओं को लेकर, सभी संपूर्ण पदाधिकारियों को लेकर आगे बढ़ाने को संगठन का एक दायित्व रहता है। और जब जो दायित्व मिला है ऑर्गेनाइजेशन का, उनका ठीक ढंग से निर्वहन किया। जैसे उदाहरण में लिया जाए, विद्यार्थी परिषद में थे तो राष्ट्रीय अधिवेशन की जिम्मेवारी होती थी कभी कभी। युवा मोर्चा में गए तो एक आगरा में राष्ट्रीय अधिवेशन किया और लगभग 1 लाख नौजवान था और एक घटना घटित नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवराज सिंह जी थे और देश की गौरव अटल बिहारी वाजपेयी ने उद्घाटन किया था, समापन लाल कृष्ण आडवाणी जी ने किया था, गृह मंत्री उस समय थे, देश का प्रधानमंत्री। मतलब एक अच्छा संपन्न, ठीक ढंग से संपन्न राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ और जो कार्यकर्ता वहाँ से निकले आज अन्य प्रदेशों में, जिलों में नेतृत्व कर रहे हैं। 2014 से ले लीजिए तो नरेंद्र मोदी हो, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे राजनाथ जी हो, सभी की जो रैलियां हुई हैं उसका संयोजन आप ही ने किया है। और कोई घटना नहीं, भगवान करे ना भी हो, तो कैसे मैनेज करते हैं? कोई विशेष तैयारी करते हैं रैलियों में? उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी भी यात्राएं निकली, चाहे किसान यात्रा निकला हो, चाहे सीमा जागरण यात्रा, चाहे अपना राम रथ यात्रा माननीय लाल कृष्ण आडवाणी का, सभी यात्राओं का हम लोगों को जिम्मेवारी रहती थी और संपूर्ण समाज जुड़ता है इन यात्राओं में। और आज कहा जाए माननीय राजनाथ सिंह का, माननीय अमित शाह जी का और माननीय मोदी जी का जो वर्तमान में रैलियां हो रही हैं, क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर हैं उनका व्यक्तित्व तो अपने अलग प्रकार का है, संपूर्ण युवा जुड़ता है। अब 3-3 साल की बच्चियां बेटियां कहती हैं कि मोदी मोदी। एक जगह मैं बैठा था, एक यादव परिवार में लड़का था छोटा सा, अपने पिता से कह रहा है कि ज़्यादा हमें डांटो मत, नहीं तो मैं फकीर बन जाऊंगा और झोला उठा कर चल दूंगा। वह डायलॉग किसका था? माननीय मोदी जी का। और हम लोग राष्ट्र कार्य में लगे हैं, इसलिए ईश्वरीय कार्य है और ईश्वरीय कार्य हम लोग करते हैं तो ईश्वर की कृपा रहती है, इसलिए कोई घटना दुर्घटनाएं ना के बराबर होती। आप बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और आपके ज़मीनी कार्यकर्ता संबंध भी अच्छे हैं हर जिले में, पूरे प्रदेश में आपने दौरा किया है, तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस बार कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है टिकट वितरण में? कार्यकर्ता की अपेक्षा से कार्यकर्ता इस पर चिंतित नहीं रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक मिशन के लिए काम करता है। सपा बसपा कांग्रेस का कार्यकर्ताओं के लिए वो व्यापार है, राजनीतिक व्यापार है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए सभी कार्यकर्ताओं के लिए वो मिशन के लिए काम करते हैं। क्यों? हम लोगों को शिक्षा दी जाती है शुरू से कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्र के लिए हैं। जो अब टिकट के बारे में कहे, कार्यकर्ताओं को अधिकांश टिकट दिया गया है, आप कार्यकर्ता ही अधिकांश टिकट पाए हैं, कुछ सीटों की बात छोड़ दीजिए। आप लगभग 14 साल से सत्ता से बाहर हैं। पिछले 2014 में तो आप लोग रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीता, लेकिन विधानसभा में आप बाहर हैं, तो क्या लगता है आपकी ये मिथक टूटेगा, सत्ता में आएगी भाजपा? सरकार बन रही है और इस बार जो उत्तर प्रदेश का हम लोग भ्रमण कर रहे हैं, लोग विकास के नाम पर वोट देना चाहते हैं। सभी जातिवाद की जो सीमाएं वो टूट चुकी हैं, समाज के सभी वर्ग लोग मतदान करने के लिए तैयार हैं। मोदी और विकास, यानी उत्तर प्रदेश का जो मैं माहौल देख रहा हूं वर्तमान में, एक तरह का लहर है, तूफान है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति और लोग लालायित हैं। दूसरी बात, ये मानते हैं अपने को कि विकास यदि कोई कर पाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर पाएंगे। और माननीय कल्याण सिंह के एक साल के कार्यकाल में, शासन में, एक गुंडे भी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दिए। एक तरह का गेहूं का परचेज, धान का परचेज समय से होता था, मौजा समय, सोसाइटियां ठीक ढंग से संचालन होती थी, लेकिन सपा बसपा में तो ये सब कुछ भी नहीं है। मोदी जी के 2.5 साल के कार्यकाल को आप कैसे लेते हैं? माननीय मोदी जी जिस दिन से प्रधानमंत्री के रूप में बैठे हैं, न खाएंगे, न खाने देंगे, न सोएंगे, न सोने देंगे। आपको लगा कि बिजली कहीं गैस की लाइन लग रही है, गैस के लिए मारामारी हो रहा है? पहले लाइन लगता था भाई, लोग 2 दिन पहले इंतजार करते थे, रात में लाइन में लग जाते थे कि ट्रक आने वाला है। आज गैस की कहीं लाइन नहीं है और गैस घर घर उपलब्ध है और घर घर गरीबों को बटा। कल्पना करिए, कूड़ा उठाने वाली महिला का और कूड़ा बिनने वाली महिला, जो गरीब महिला है, जिसके बच्चे 1-2 लाख रुपया नहीं देखे हैं, 1 रुपये का बीमा 12 महीने में, ये जो बीमा करवा ले महिला, दुर्घटना नहीं होना चाहिए, लेकिन बाई चांस हो जाए दुर्घटना तो उसके बच्चे को 2 लाख रुपया कैश मिलता है, चेक से मिलता है। कभी ऐसा हो सकता है क्या? पहले मुआवजा, ओलावृष्टि, सूखाग्रस्त, ऐसे किसानों को 100 रुपये का, 15 रुपये का, 150 का चेक मिलता था। माननीय मोदी जी के कार्यकाल में आए 9,000 का चेक, 27,000 का चेक। उसमें सपा ने भेदभाव किया, लेकिन मोदी जी की इच्छा रहती कि सबका साथ सबका विकास। इसी के रास्ते पर यदि लोग उठाएंगे तो केवल विकास। और देश के अंदर आप पता कर लीजिए, दिल्ली के अंदर दलाल नहीं घूमते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त है देश,
आप पता कर लीजिए, किसी ऑफिस में समय से लोग जाते हैं, 10 बजे जाएंगे तो 5 बजे निकलेंगे। अब वहाँ दलालों का दुकान नहीं चलता है, अब विकास की गंगा बहती है। आप अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी दोनों के करीब हैं, तो कैसे देखते हैं इन राजनेताओं को आप? क्या देखिए, दुनिया में कहा जाए या देश में, भाई नरेंद्र मोदी जैसा नेता केवल बीजेपी में पैदा हो सकते हैं। और आप बताओ, 15 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी गुजरात के अंदर आज एक भाई भी करोड़पति नहीं है, एक भाई भी लखपति नहीं है, एक भाई के बाद भी लालपति नहीं है, एक रिश्तेदार के बाद भी लाल बत्ती नहीं है। और उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, मायावती का खानदान और मुलायम सिंह का खानदान, 28-28 लाल बत्तियाँ घर में, और सभी अरबपति हैं, सभी लूट रहे हैं। वो शेर टाइप का चलता है भाई, शेर जैसा काम करता है। न उसके अंदर जातिवाद है, न क्षेत्रवाद है, न व्यक्तिवाद है, न परिवारवाद है, न पार्टीवाद है। ये सभी से ऊपर उठकर सबका साथ, सबका विकास चाहता है। देखिए, अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद भी पार्टी के लिए पागलपन है। इतना अधिक काम करते हुए बहुत कम नेताओं को देखता हूँ, रात दिन। और संगठन के प्रति और कार्यकर्ताओं के प्रति उनका एक तरह का पागलपन रहता है। जिस प्रकार प्रवास करते हैं, दौड़ा करते हैं, रणनीति बनाते हैं, और परिश्रम लोगों से जिस प्रकार लेते हैं, काम भी बहुत ज़बरदस्त लेते हैं पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से। आने वाला समय एक तरह का खुशहाली का समय रहेगा। पार्टी के लिए एक संगठन मजबूत होगा, जिसके नेतृत्व में करोड़ों लोग सदस्य बने हों, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। और आज जब से वो आए हैं, एक तरह का संगठन मजबूत हो रहा है। सत्ता भी हम लोग उत्तर प्रदेश में सत्ता बनाएंगे उनके नेतृत्व में, और उन्हीं की रणनीति जो चल रही वो काम आएगी। विपक्षी तो कहते हैं कि नोटबंदी ने देश को बर्बाद कर दिया, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, तो कैसे लेते हैं इसको? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जिनके पास नोट ज़्यादा है वो क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन खरीदेगा। एक व्यक्ति को रोज़गार दिया? नहीं दे सकता है। बहुत रुपये आप रखे हैं तो सोने का ईंट लाएंगे। एक नौजवान को रोज़गार मिला? नहीं मिला। ज़्यादा से ज़्यादा आपको बहुत करोड़ों रुपया है तो शेयर खरीदेंगे। एक नौजवान को रोज़गार मिला? ये सभी रुपया बैंक में आए, बैंक में आया, अब उसका विकास होगा, गरीबों को छत मिलेगा, भरपेट भोजन मिलेगा, लोगों तक विकास पहुंचेगा, गांव की पक्की सड़कें होंगी, सीसी सड़कें होंगी, घर घर में शौचालय होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। इसलिए नोटबंदी नहीं है, ये नोट बदली हुआ है। लोग रुपया अपना जमा किए, दूसरा रुपया ले गए। अखिलेश के 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे लेते हैं? समाजवादी पार्टी के लोग तो कहते हैं कि बहुत काम हुआ है, विकास हुआ है, मेट्रो है, कई योजनाएं चालू करी हैं अखिलेश ने। क्या है, अखिलेश जी युवा मुख्यमंत्री था। लोगों का सपना था कि मायावती के भ्रष्टाचार को समाप्त करेगा। लोगों को सपना था कि मायावती के गुंडागर्दी को समाप्त करेगा। लोगों को सपना था कि गांव-गांव विकास करेगा। एक युवा है, ईमानदार रहेगा, सैफई खानदान के इशारे पर नहीं चलेगा। लेकिन अखिलेश यादव सरकार आने के बाद माननीय मुलायम सिंह जी ने ऐसा ट्रक पकड़वा दिया है कि लाइसेंस, बिना लाइसेंस का वो ट्रक लेकर दौड़ रहा है, और जो व्यक्ति मिल रहा है उसको रौदता हुआ चला जा रहा है। लास्ट में तो चाचा पापा को भी रौद डाला। आप मेरे को बताइए, कानून व्यवस्था, नेशनल हाईवे जैसे रोड पर माँ बेटी के साथ गैंग रेप होता है, फिर भी अखिलेश चुप बैठा है। रोज हत्याएं, बलात्कार, घटनाएं हो रही रोज, फिर भी अखिलेश यादव चुप बैठा है। उत्तर प्रदेश के समित थाने बिकते हैं। मात्र देश के अंदर उत्तर प्रदेश एक राज्य ऐसा है जहां जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र तक रिश्वत लगता है। उत्तर देश के अंदर ये राज्य है जिसका मोरम खदान लूटा जाता है, पहाड़ लूटे जाते हैं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि नियुक्तियां में भ्रष्ट जैसे अनिल यादव को लोगों को बैठाता है, और नियुक्तियों में भी भेदभाव होता है, जातिवाद होता है, पैसावाद होता है, यानी योग्य विद्यार्थियों का भविष्य चौपट करता है। लेकिन सपा के कार्यकर्ता युवा कहते हैं कि ये जो गलतियां हुई है, ये पुराना दबाव में थे, अब नया मुख्यमंत्री है, नए तरीके से करा रहा है, अब असली मुख्यमंत्री आप देखिए, अब आप देखिए काम कर रहा है वो। मुख्यमंत्री नए में हो चाहे पुराने में हो, आज भी क्राइम नहीं रुक रहा है, आज भी लूट नहीं हो रहा है। आज भी आप बुंदेलखंड में चले जाइए, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी मोरम खदान चल रहे हैं। 5 करोड़ पर डे किसके पास जा रहा है? कोई रोकने वाला नहीं है। आज भी पहाड़ लूटे जा रहे हैं।
आज भी थाने बिक रहे हैं। इसलिए अखिलेश यादव, सैफई खानदान में आप चले जाइए, सैफई खानदान से 600 बसें चलती हैं और सैफई में 1000 रुपया पर डे बस सैफई के उसके रिश्तेदार उठाते हैं, लोग उठाते हैं, उनके समर्थक उठाते हैं। और आप पता कर लीजिए रोडवेज घाटे में चल रहा है। भाई अखिलेश के शासन में दरोगा पीटा जाता है, सिपाही पीटे जाते हैं, व्यापारी पीटा जाता है, युवक पीटा जाता है, लड़कियों और बच्चों के साथ गैंग रेप होता है। एक कुर्सी महत्वपूर्ण कुर्सी, इस कुर्सी पर बैठने के बाद एक ही सपना होना चाहिए कि मेरा स्टेचू कैसे लगे, लोग कैसे मेरे को पूजें, एक ही सपना होना चाहिए। क्या करोगे 100, 400, 5,000, 1 करोड़, कोई बचा है क्या? मायावती ऐसा स्टेचू? मायावती स्टेचू क्या, मायावती कांसीराम का तपस्या था, पूज्य भीमराव, बाबा भीमराव अंबेडकर का तपस्या था, और ये दोनों को बेच दिया। मायावती ने जिस सपने से काम करना चाहिए, आज एक दलित भी खुशहाल नहीं है। दलितों के अलग से कोई सुविधा इसने नहीं दिया। और आज भी गांव में चले जाइए, शरीर पर वस्त्र नहीं है, खाने को अन्न नहीं है। इतने साल शासन किया, इतने साल मौका दिया, भारतीय जनता पार्टी ने भी मौका दिया, स्वयं इसको मौका मिला। एक ही सपना इसका है, बाकी कोई सपना नहीं है। वो स्वयं चोर होते, मतलब स्वयं लूटना है, और उसके मंत्री सभी लूटते हैं। बीएड का अलग मान्यता है, बीटीसी का अलग मान्यता है, शराब का ठेका का अलग रेट है, मोहरम खदान का अलग रेट चलता है। इसके कारण सपा और बर्बाद हो गई। उसी रास्ते को चुना सपा और लूटना शुरू कर दिया। दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश को लूट लिए। सत्ता में आते ही इनके कोऑर्डिनेटर पता नहीं कहां से कोठियां खड़ी होने लगती है। हम लोग इतने सालों से नेता हैं, सारे 1 मकान 1 बीघा जमीन हम नहीं खरीद पाए उत्तर प्रदेश 30 साल में, कि उरई में 1 बीघा जमीन खरीद लें। पता नहीं कहां से राजा बन जाते हैं। इनकी 100-100 करोड़ की हवेलियां खड़ी हो जाती है 5 साल की विधायी के कारण बसपा सपा वालों का। इसलिए इनको पता चलेगा जब बीजेपी की सत्ता आएगी। जब बीजेपी की सत्ता आएगी, ऐसे सभी संपत्तियों पर जांच बैठेगा और ये लोगों को पता चल जाएगा जो संपत्ति लूटे हैं गरीबों का, इनको वापस करना पड़ेगा। गठबंधन से तो 300 सीटें आ रही हैं। अखिलेश बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से वो 300 सीट लेने जा रहे हैं। वो बीजेपी का बता रहे हैं 300 प्लस आ रही है। वो तब तीसरे नंबर पर चले गए। ये लग रहा था कि वो दूसरे नंबर पर रहेंगे। अब चुनाव का माहौल को जो देख रहा हूँ, ये लग रहा है कि वो तीसरे नंबर पर न चले जाए। एक कहावत चल रही है कि यूपी को 7 पसंद है, तो क्या लगता है आपको? अखिलेश जी के बारे में आपने बहुत बताया, राहुल जी के बारे में क्या विचार है आपके? अब डूबती हुई जहाज में अखिलेश जी बैठ गए हैं बिना मतलब के, उसी कारण ये भी डूब गए। नहीं तो अलग से लड़ते तो फिर भी एक इनकी लोकप्रियता लोग दिखा रहे थे। तो दोनों मिलकर प्रदेश को बर्बाद ही कर देंगे। और प्रदेश बर्बाद दोनों के मिलने के कारण आज प्रदेश चौपट हो ही गया है, दोनों को मिलने के कारण। इसलिए कांग्रेस सपा से या बसपा से विकास की अपेक्षा नहीं कर सकते। केवल इनसे भ्रष्टाचार, लूट और ट्रांसफर उद्योग, एक तरह का विकास कार्य ठप हो जाता है इनके शासन में। इनसे कोई अपेक्षा नहीं कर सकता, न देश के लिए न समाज के लिए। यदि एक परिवार का बेटा इसी खानदान में बिल्डिंग में जन्म लेना शराबी निकल जाए तो बिल्डिंग खंडहर में तब्दील हो जाती है, और झोपड़पट्टी में पढ़ने वाला एक बालक निकल जाए तो झोपड़पट्टी बिल्डिंग में तब्दील हो जाती है। वहीं राहुल, अखिलेश और माननीय नरेंद्र मोदी का दाज है। एक झोपड़पट्टी में रहने वाला नौजवान, चाय बेचने वाला, आज इस देश की कुर्सी पर बैठा है। ईमानदारी, उसकी राष्ट्रभक्ति, उसकी समाज के प्रति समर्पण, गरीबों के प्रति जो हमदर्द है, सीने में आग है, उसके कारण आज दुनिया में नंबर 1 पर हम पहुंच रहे हैं। देश मेरा पहुंच रहा है और पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को सम्मान मिलेगा, न्याय मिलेगा, भरपेट भोजन मिलेगा। यही बीजेपी का लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। समाजवादी पार्टी का लय कैसे लेते हैं? अमर सिंह ने आज कहा है कि ये सब नाटक था। क्या आपको भी लगता है नाटक था ये? पिता को हमेशा बेटा प्यारा होता है, तो मुलायम सिंह को था कि बेटा स्थापित हो जाए, इसलिए सभी ड्रामा कहिए, आपके परिवार का पूरा ड्रामा कहिए और परिवार स्थापित। लेकिन फिर भी राजनीतिक क्षेत्र में आप काम करते हैं तो गरीबों के लिए राजनीति करते हैं, इसलिए गरीबों के बिना चिंता किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब मान लिया जाए कि भाजपा के लिए राम मंदिर मुद्दा नहीं है। राम मुद्दा है और राम हमारे लिए आस्था का केंद्र है, और मैं चाहता हूं कि भव्य मंदिर का निर्माण हो। लेकिन कोर्ट में केस चल रहा है और एक तरह सभी से बातचीत विचार विमर्श करने के बाद इसका रास्ता साफ होगा। आने वाले समय में रास्ता साफ होगा। अभी मोदी जी ने एक आरोप लगाया है अखिलेश सरकार पे कि अखिलेश सरकार
कब्रिस्तान और शमशान में भेदभाव करती हैं। उत्तर प्रदेश में उनको विकास के नज़रिया से, उनके सम्मान के नज़रिया से नहीं देखते हैं। केवल मुसलमानों को वोट बैंक की उनको चिंता है। आप विकास करो, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आवश्यकता ही नहीं है कब्रिस्तान पर, फिर भी आप पैसा दे दिए। 1 लाख की है 1 करोड़ दे दिया आपने, 5 लाख की जरूरत है 5 करोड़ दे दिया आपने। तो भेदभाव तो ये करते ही, पैदा सत्ता बनाते ही हिंदू लड़कियों को अलग देंगे, मुस्लिम लड़कियों को अलग देंगे। ये स्वयं नाम और जात पूछकर ये भेदभाव करते हैं। तो आपका मुद्दा क्या होगा? आपकी अखिलेश के 5 साल, मोदी जी के 2.5 साल या नोटबंदी? गांव की सड़कें तहसील से जोड़ा जाएगा, तहसील को जिला से जोड़ेंगे और जिला को स्टेट से जोड़ेंगे, यानी सड़कें जोड़दार रहेगी, यानी विकास जबरदस्त होगा और किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और भेदभाव नहीं होगा। एक वादा किया आपने कि आप एंटी रोमियो दल शुरू करेंगे। अखिलेश ने 1090 शुरू करा हुआ है, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में ज़रूरत है इसकी? देखिए, नीयत साफ होना चाहिए, व्यक्ति से नहीं होता है। व्यक्ति जो बैठता है मुख्यमंत्री के रूम में ईमानदार चाहिए। थाने में इंस्पेक्टर की पोस्टिंग होना चाहिए, आप दरोगा की पोस्टिंग कर देंगे कि मेरा चेला है, मेरे जात का है, मुझे पैसा दे गया, मेरा बहुत नज़दीकी है। ये जिला अधिकारी मैं जो कहता हूँ चेला टाइप का काम करता है और इनका कोई 100 नंबर काम नहीं आने वाला है, क्योंकि नीयत ठीक नहीं है। आपकी लड़ाई किससे है? अब धीरे धीरे हमें लग रहा है कि ये लड़ाई बसपा से भी हो सकती है, सपा से भी हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए मेरी लड़ाई अब किसी से नहीं है। एक तरह का लोकसभा से भी ज़्यादा हमें लहर दिखाई दे रहा है। प्रश्न तो बहुत है हमारे पास, लेकिन चूंकि समय की कमी है इसलिए आखिरी प्रश्न। आप वैसे तो आप पूरे प्रदेश के नेता हैं, लेकिन बुंदेलखंड आपकी कर्मभूमि है, तो बुंदेलखंड को जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, तो आपकी सरकार बनती है तो आप बुंदेलखंड को क्या अलग देंगे? मोदी जी नदियों को जोड़ने का बजट अलग अलॉटमेंट कर दिए हैं, क्योंकि सिंचित भूमि ये नहीं है। हमारा पंचनदा है, 5 नदियाँ मिली हैं और आने वाले समय में इन नदियों को जोड़कर, इस नदियों में बांध बनाकर और बुंदेलखंड को कैसे घर घर पानी दिया जाए, ये हम लोगों का महत्वपूर्ण योजना है। दूसरी बात, अन्ना प्रथा के लिए माननीय मोदी जी अलग से बजट कर दिया है, गौशाला और गौओं को पालन के लिए। अब लागे उनका फ़ायदा कैसे होगा, यानी उसको उद्योग का दर्जा कैसे दिया जाए, ये माननीय मोदी जी ने वो अलग से उसकी योजनाएं बनाए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ये अलग सी योजना बुंदेलखंड के लिए बनाए हैं। बुंदेलखंड में खुशहाली कैसे हो, पलायन कैसे रुके, अच्छे उद्योग लगें, पानियों की सुविधा हो, 24 घंटा लाइट मिले, गरीबों को छत मिले, ये बुंदेलखंड के लिए अलग से एक रणनीति बनेगी और योजना, और बहुत चिंता किया जाएगा बुंदेलखंड की। आपके चैनल के माध्यम से वादा है? वादा इसका। तो ये थे स्वतंत्र देव जी, जिन्होंने चैनल के माध्यम से एक वादा किया है कि बुंदेलखंड को नई ऊंचाइयों, नए रास्ते पे ले जाएंगे। अब देखना यह है कि अगर जीतते हैं और जीतने के बाद ये बुंदेलखंड के लिए क्या करते हैं। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ।